नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2005। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000। दोस्तों भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को सन 2000 में अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अगली जनगणना कब होगी, तो याद रखिएगा सन 2021 में होगी और 16 भाषाओं में होगी और 2 चरणों में होगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सिस्मोग्राम, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी सिस्मोस्कोप या फिर ऑप्शन डी सिस्मोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। दोस्तों भूकंप की तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उठो लड़ो हार्मोन किससे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन सी एड्रीनेलिन हार्मोन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकैगॉन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रीनेलिन हार्मोन। दोस्तों उठो लड़ो हार्मोन एड्रीनेलिन हार्मोन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये एड्रीनेलिन हार्मोन किससे निकलता है, तो याद रखिएगा आपके वृक्क के ऊपर 2 टोपी के आकार की ग्रंथियां होती है, जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि, और इसी से एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। याद रखिएगा अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपको शेर देखने पर भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके डर लगने के लिए भी यही हार्मोन जिम्मेदार है। तो उठो लड़ो हार्मोन इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है, तो याद रखिएगा ये आपके अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके पीयूष ग्रंथि से निकलता है और ग्लूकैगॉन हार्मोन ये भी आपके अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग है? ऑप्शन आपके सामने है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आप पूछेंगे कि भाई पक्षियों का स्वर्ग से क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो साइबेरियन सारस होते हैं ये हर साल यहाँ पर प्रजनन करने के लिए आते हैं, इसीलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने है एक दिशीय, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी बहुदिशीय या फिर ऑप्शन डी उभय दिशीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक दिशीय। दोस्तों खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। अब ये क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पौधा है, इस पौधे को टिड्डा खाता है और इस टिड्डे को कौन खाता है, इस टिड्डे को मेढक खाता है। तो एक दिशा में चलेगा, एक निश्चित क्रम से एक ही दिशा में चल रहा है। घास को टिड्डा ही खाएगा, ना कि टिड्डे को घास खाएगा। टिड्डे को मेढक खाएगा, ना कि मेढक को टिड्डा खाएगा, यानी कि एक ही दिशा में चलता है, इसलिए हम एक दिशीय कहते हैं। यानी कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य मंडल। दोस्तों वायुमंडल में सबसे ठंडी परत जो है वो मध्य मंडल है। अब ये कैसे हैं, चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी पृथ्वी है और इसके चारों ओर आपको पता है कि जो वायुमंडल का आवरण है, जिसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे ऊपर है वायुमंडल। तो यहाँ पर जो मध्य मंडल है, यानी कि जो सबसे बीच में है, इसका तापमान लगभग -80 डिग्री से -100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, इसलिए इसे सबसे ठंडी परत माना जाता है। अगला क्वेश्चन,
रिक्टर पैमाने में किसकी तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है चक्रवात, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ज्वालामुखी या फिर ऑप्शन डी सुनामी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूकंप। दोस्तों भूकंप को रिक्टर में पैमाने पर मापा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? ऑप्शन आपके सामने है मछली, ऑप्शन बी ध्रुवीय भालू, ऑप्शन सी मेढक या फिर ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेढक। दोस्तों आपने मेढक को देखा होगा, जब मेढक बच्चे देता है तो वो मछली के आकार का कुछ इस तरीके से होता है और इस संरचना को हम कहते हैं टैडपोल। तो याद रखिएगा ये मेढक की प्रारंभिक अवस्था है। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986। दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था, लेकिन याद रखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अभी लागू है, इसमें संशोधन किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। दोस्तों राउफ जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य बिहू है, कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है और राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने स्टेपीज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी इनकस या फिर ऑप्शन डी टिबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी आपको वीडियोस में कराया है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछे तो फीमर है, जो कि आपकी जांघ की हड्डी होती है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि आपके कान की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है, और अगर आपसे पूछा जाता है किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 20 में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। तो अगर आपके सामने ऑप्शन होता है नागौर, तो आप नागौर पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी भावर या फिर ऑप्शन डी रेगुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांगर। दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जो पथरीली भूमि होती है उसे भावर क्षेत्र कहते हैं, और जो काली मिट्टी है होती है उसे हम रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। अब ये बांगड़ क्षेत्र क्या है और भावर क्षेत्र क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र से बहुत बड़ा ढाल है, तो यहाँ से जब ये नदी या फिर कोई पानी यहाँ से नीचे गिरता है, तो नीचे गिरने के बाद इस क्षेत्र में बहुत सारा पत्थर जमा हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं भावर क्षेत्र। और यहीं से ये नदी जब आगे जाती है तो इसके आसपास के इलाकों में मिट्टी के कणों को फैला देती है, तो इसे हम कहते हैं खादड़ क्षेत्र। और यहाँ पर मान लीजिए कि बहुत 4 साल बाद 5 साल बाद यहाँ पे जो है बाढ़ की समस्या आ जाती है, तो इसके आसपास के 4, 5, 6, 7 किलोमीटर दूर तक पानी की समस्या आ जाती है, तो यहाँ पर जो है वो 4-5 साल तक जो मिट्टी जमा थी उसे हम कहते हैं बांगड़ क्षेत्र। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पोषक, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। दोस्तों पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को स्टार्च कहा जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पौधे होते हैं, पौधों की अगर बात करें तो पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करते हैं।
सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट के द्वारा देना है, क्वेश्चन है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। ऑप्शन से सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया? ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या फिर दिल्ली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। दोस्तों वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में चलाया गया था। और अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई इस किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इसे चलाया गया था। अच्छा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन किस वृक्ष से संबंधित है, तो याद रखिएगा खेजड़ी वृक्ष से संबंधित है। किस वृक्ष से संबंधित है? खेजड़ी वृक्ष से संबंधित है, जो कि राजस्थान का राज वृक्ष है। याद रखिएगा, इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है 1955 में, 1940 में, 1902 में या फिर 1972 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1972 में। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो याद रखिएगा 1972 में। और अगर आपसे पूछा जाए वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा 1980 में। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अगर आपसे पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में, और खाली वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1980 में। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में किसके द्वारा बदलता है? ऑप्शन आपके सामने है ग्लूकोज द्वारा, ग्लूकैगॉन द्वारा, ग्लूकैगॉन तथा इंसुलिन द्वारा या फिर इंसुलिन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्लूकैगॉन। दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो एक मिश्रित ग्रंथि होती है। इससे हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों निकलते हैं। तो इनमें से दो हार्मोन निकलता है, एक निकलता है इंसुलिन, एक निकलता है ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, और जो ग्लूकागॉन है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में किसके द्वारा बदलता है, तो ग्लूकागॉन के द्वारा बदलता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संकटावस्था, भावावेश आदि दशाओं में संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया के समय किसका स्त्रावण बढ़ जाता है? ऑप्शन आपके सामने है वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या फिर एड्रीनेलिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एड्रीनेलिन। दोस्तों एड्रीनेलिन हार्मोन को अधिवृक्क ग्रंथि से निकाला जाता है। आपको पता है कि आपके वृक्क के ऊपर दो छोटी छोटी टोपी के आकार की ग्रंथियां होती है, जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, यानी कि उसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और इससे एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। और पता है आपको कि इस एड्रीनेलिन हार्मोन को 3S या 4F हार्मोन भी कहा जाता है, और इसे साथ ही साथ उठो लड़ो भागो हार्मोन भी कहा जाता है। अगर आपके इस ग्रंथि से हार्मोन नहीं निकलेगा तो आपको किसी से भय भी नहीं होगा। जैसे अगर आपने किसी सांप को देख लिया, मान लीजिए आपने किसी सांप को देख लिया, लेकिन आप उसको देखकर नहीं डरेंगे जब तक कि आपके एड्रेनलिन ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपको पता है कि ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर जो है वो वायुमंडल का आवरण है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी में आता है, तो इसके बाद क्या होता है कि ये प्रकाश जो है वो परावर्तित होकर वापस जाने का प्रयास करता है। लेकिन इस वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जो किरणें हैं ये पृथ्वी से टकराने के बाद फिर से इन कार्बन डाइऑक्साइड के कणों से टकराती है, और इनमें बाधा उत्पन्न होती है, जिससे वे वायुमंडल से दोबारा परावर्तित होकर वापस नहीं जा पाते। इसीलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ जाती है, तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी उष्मायन की घटना बढ़ जाती है, यानी कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ने लगता है। यह ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर या फिर इकोटोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इकोटोन। दोस्तों मान लीजिए कि ये नदी है और ये आपका
स्थल है, ठीक है ना। आपने नदी किनारे के स्थल देखा होगा, तो इन दोनों का जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर थोड़ा नदी भी होता है, थोड़ा स्थल भी होता है, इन दोनों के संक्रांति क्षेत्र को हम इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 21%, 27%, 50% या फिर 78%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 78%। कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78% है, ऑक्सीजन जो है कि 21% है, ऑर्गन गैस जो कि 0.93% है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए भी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो याद रखिएगा 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है 73वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 80वां संविधान संशोधन या फिर 82वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों आपको पता है कि हमारी पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन के तहत संशोधन करके महिलाओं को भी स्थान दिया गया था। आपको पता है कि हमारे संविधान में एक 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था। कब हुआ था? 1992-93 में हुआ था, और इसी के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाए कब जोड़ा गया था, तो 1992-93 में जोड़ा गया था। और अगर आपसे पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन से पदधारक पद ग्रहण करते समय शपथ नहीं लेते? ऑप्शन आपके सामने है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और उपसभापति, इनको कोई भी शपथ नहीं दिलाता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए भाई राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अगर आपसे पूछा जाए भाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। अगर आपसे पूछा जाए भाई मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, 61वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन या फिर 76वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989, जिसके तहत मतदाता की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, मृत सागर, बैकाल झील, सुपीरियर झील या फिर कैस्पियन सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैकाल झील। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी झील कौन सी है, तो वो भी बैकाल झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पवित्र सागर के नाम से किस झील को जाना जाता है, तो बैकाल झील को जाना जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे खाड़ी पानी वाली झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन आपके सामने है, लाला लाजपत राय, गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी। दोस्तों केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई थी, और सर की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी, जो कि जलियांवाला कांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज सरकार को ये लौटा दिया था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि भाई जलियांवाला कांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि अंग्रेज सरकार को लौटाई थी? सर की उपाधि लौटाई थी। अगर आपसे पूछा जाए भाई केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? गांधी जी को दी गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नुहासेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर पारादीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई।
दोस्तों नौहाशेवा बंदरगाह जो कि मुंबई में है। साथ ही साथ अगर आपसे बंदरगाहों की बात करें तो याद रखिएगा हमारे तट में 13 बड़े बंदरगाह हैं। एक महाराष्ट्र के बधावन में एक नया बंदरगाह बन रहा है। तो गुजरात में कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में ध्यान रखिएगा तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा भाई नौहासेवा बंदरगाह, गोवा में मिलेगा आपको मारमा गोवा, फिर कर्नाटक में मिलेगा आपको कौन सा बंदरगाह, तो बनेगा आपको न्यू मंगलोर बंदरगाह। केरल में मिलेगा आपको कोच्चि बंदरगाह। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह मिलेंगे, एक तूतीकोरिन, एक एन्नोर और एक चेन्नई बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा विशाखापत्तनम बंदरगाह। उड़ीसा में मिलेगा आपको पारादीप बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह जिसका नाम आप कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में जीटी रोड के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आपके सामने है शेरशाह सूरी, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाए भाई ये किससे किसको जोड़ता है तो याद रखिएगा ये अमृतसर से कोलकाता को जोड़ता है। पंजाब के अमृतसर से कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता को जोड़ता है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए किस किस राजमार्ग को जोड़ता है तो याद रखिएगा NH1 और NH2 को जोड़ता है ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है कृषि उत्पादकता में वृद्धि, हरित क्रांति, रेशम कीट पालन या फिर दुग्ध उत्पादन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड या फिर ऑपरेशन दुग्ध या फिर आपसे पूछा जाए कि भाई श्वेत क्रांति, ये 3 किससे संबंधित है तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है रतौंधी, कर्क रोग, घेंगा रोग या फिर अस्थि सुषिरता। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी घेंगा रोग। दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, इसे गलकंड रोग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भाई ये किसकी वजह से होता है तो याद रखिएगा कि आपके गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उस थायराइड ग्रंथि में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है और इसे गलकंड रोग भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फिर फ्रक्टोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रक्टोज। दोस्तों अगर आपसे फलों की शर्करा या फिर फलों का मीठा स्वाद पूछा जाए तो आप कहेंगे फ्रक्टोज। फलों की शर्करा यानी कि फ्रूट शुगर उसे हम फ्रक्टोज को कहते हैं। अगर आपसे कहे भाई अंगूर की शर्करा तो याद रखिएगा ग्रेप शुगर यानी कि ग्लूकोज। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। दोस्तों जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं जल तथा खनिज लवणों का जड़ों के माध्यम से अवशोषण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं पत्तियों में जो पर्णहरिम है उसमें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड लेने की जरूरत पड़ती है, यानी कि इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इनको जरूरत किसकी नहीं होती है? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 6, 7, 8 या फिर 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9। दोस्तों भारत में तटीय राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। चलिए गिना देते हैं कौन कौन से हैं। मान लीजिए कि यह भारत का तटीय राज्य है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी कि टोटल 9 राज्य जो आते हैं वो तटीय राज्यों में आते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए भाई किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है तो याद रखिएगा गुजरात राज्य की तट सीमा सबसे ज़्यादा है और सबसे कम तट रेखा किसकी है तो वो है गोवा की। इंपॉर्टेंट है, ये तो दोनों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन आपके सामने है जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात या फिर केवती जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोग जलप्रपात। दोस्तों जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर है और कर्नाटक में है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई जोग जलप्रपात कहाँ पर है तो कर्नाटक में है, किस नदी पर है तो शरावती नदी पर है। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ऑप्शन आपके सामने है इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। दोस्तों अगर आपने मेरे इससे पहले के वीडियोस को देखा होगा, ध्यान से समझा होगा, तो आप इसका आंसर बिल्कुल एक बार में कर पाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि जो प्राकृतिक गैस यानी कि प्राकृतिक संपीड़ित गैस यानी कि जो CNG होते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मीथेन गैस होती है। तो यहीं पर आपसे पूछा गया है कि भाई प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। अच्छा, ये मीथेन की बात करें तो याद रखिएगा कि धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। साथ ही साथ जो जानवर जुगाली करते हैं यानी कि बैठ के जो चबाते रहते हैं ना, उसमें भी उनके मुंह से मीथेन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन डी, जिससे सूखंडी रोग होता है। ऑप्शन सी, मसूड़ों से खून आना। और विटामिन ए, गठिया, या फिर विटामिन बी, बेरी बेरी। इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर विटामिन डी से सुखंडी रोग होता है, बिल्कुल सही, सूखा रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है, बिल्कुल सही, पारिया हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर विटामिन ए की कमी से गठिया, ये गलत है। याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और गठिया की जो प्रॉब्लम होती है वो आपके यूरिक अम्ल के जमाव की वजह से होता है। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के अगर यूरिक अम्ल का जमाव उनके हड्डियों के जोड़ों में हो रहा है तो उसे गठिया की प्रॉब्लम कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मनुष्य को थकान होने पर किस अम्ल के कारण होता है, तो याद रखिएगा मनुष्य के अंदर जो थकान होती है वो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। तो गठिया की बात करें तो यूरिक अम्ल की वजह से, और थकान की बात करें तो लैक्टिक अम्ल की वजह से। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल या फिर 80 डेसिबल। आपको बताना है कि किस डेसिबल से अधिक डेसिबल की ध्वनि इंसान के लिए खतरनाक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 60 डेसिबल। दोस्तों 60 डेसिबल्स की से अधिक की ध्वनि इंसान के लिए खतरनाक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा 2000 में आया था। कब आया था? सन 2000 में आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है सतलज, रावी, चिनाव या फिर ब्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज। दोस्तों ये सारी नदियां जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें सतलज नदी जो है इसका उद्गम मानसरोवर झील जो कि तिब्बत से होता है। बाकी सारी नदियां जो है इनका उद्गम भारत से होता है। चलिए देख लेते हैं किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो याद रखिएगा रावी नदी का उद्गम जो कि रोहतांग दर्रे से होता है, चिनाव नदी का उद्गम जो कि बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है, और व्यास नदी का उद्गम जो कि वो आपके रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से होता है। यहाँ पर सतलज नदी जो है इसका उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको उद्गम भारत में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सुंदरवन, पश्चिमी घाट, मनास या फिर चेरापूंजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भी हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिएगा नॉर्मन मेयर्स ने किया था। किसने किया था? नॉर्मन मेयर्स ने किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में कितने हॉटस्पॉट है, तो याद रखिएगा विश्व में टोटल 34 हॉटस्पॉट है। भारत में कितने हॉटस्पॉट है, तो याद रखिएगा इनमें से 4 हॉटस्पॉट सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं। कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सूडालैंड। याद रखिएगा पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सूडालैंड। आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विश्व हरित दिवस, विश्व निर्धनता दिवस, विश्व शौचालय दिवस या फिर विश्व स्वच्छ जल दिवस। दोस्तों ये आपके सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व शौचालय दिवस। अच्छा, अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई इस बार 2020 में विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज।
क्या है, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने ये क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन आपके सामने है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। दोस्तों साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये एक पादप हार्मोन है और ये क्या करते हैं, पौधों में बिलगन को रोकते हैं, यानी कि पौधों की पत्तियों को गिरने से रोकते हैं। अच्छा, इंसुलिन की बात करें तो ये आपकी एक मिश्रित ग्रंथि जो बॉडी में होती है, अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज, इससे निकलने वाला हार्मोन है ये, और ये आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन की बात करें तो ये आपके थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ठीक है ना। और एस्ट्रोजन की बात करें तो ये आपका एक लिंग हार्मोन है, यानी कि सेक्स हार्मोन है। यहाँ पर साइटोकाइनिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है भाग 9, भाग 6, भाग 3 या फिर भाग 4 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा भाग 9 के तहत आपको पता होना चाहिए कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भाई जो 74वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो वो नगर पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो कि आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसका आंसर जरूर करेंगे। यहाँ पर भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 का जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है भारत, हवाई द्वीप, क्यूबा या फिर फिलीपींस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूबा। दोस्तों क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य रात्रि का नॉर्वे किसे कहा जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए निषिद्ध शहर किसे कहा जाता है, तो ल्हासा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं, मारमागुआ गोवा में, पारादीप उड़ीसा में, मंगलोर कर्नाटक में या फिर मुंद्रा आंध्र प्रदेश। इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंद्रा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मारगुआ की बात करें तो ये गोवा में है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है और मुंद्रा जो बंदरगाह है वो आपके गुजरात में है, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है, वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या फिर 5 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 सितंबर। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2020 में विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या थी, तो याद रखिएगा, ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर फॉर ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। पूछा जा सकता है आपके सुपर टेट में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो वो मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अच्छा, 21 मार्च की बात कर दी हमने। अगर आपसे पूछा जाए भाई 25 अप्रैल को जो मलेरिया दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम 2020 में क्या थी, तो याद रखिएगा, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। मलेरिया दिवस की थीम 2020 में जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी थी। और अगर बात करें भाई 5 जून को पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 2020 में, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी। क्या थी भाई, बायोडाइवर्सिटी। याद रखिएगा, थीम आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है, आपको बताना है कि किस पैमाने पे मापा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में या फिर रिक्टर पैमाने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिक्टर पैमाने में। दोस्तों भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और भूकंप मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है और इसमें जिस पैमाने पर यूज़ किया जाता है वो है रिक्टर पैमाना। तो ये क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट के द्वारा देंगे, क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन आपके सामने है, वरुण, बुध, शनि या फिर शुक्र। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें